अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। दिन का आगाज फिर आज हम आपके सामने हाजिर खिदमत। जमील सुखेरा है मेरे साथ और मैं हूं दुआ जमील, आपके साथ भी वैसे जमील सुखेरा है, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक अच्छी बात से करना चाहते हैं। जमील, हमने इसको अपने प्रोग्राम में रोजाना की बुनियाद पर शामिल करना है ताकि हम अपने देखने वालों को रोजाना एक अच्छी बात बता सकें। बिल्कुल, और क्यों ना आज रिश्तों नातों की कदर से बात शुरू की जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। और इसी तरह से ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, हालांकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, मैं जिस तरह से आपने हिंट दिया है कि हम रिश्ते नातों की कदर किस तरह से कर सकते हैं, तो डेफिनेट मैं एक दफ़ा पहाड़ी इलाके में गई और मैंने वहाँ पर जब देखा कि छोटे छोटे जो झरने जिस तरह से बह रहे होते हैं और छोटे छोटे कतरे जो मिलकर दरिया भी बनाते हैं और आबशारों की सूरत में होते हैं, तो वहाँ जो छोटे छोटे कतरे हैं जिनकी वजह से आबशारें और दरिया बना रहे थे, वहाँ मुझे अंदाजा हुआ, बल्कि एहसास हुआ कि ये जो कतरे होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कतरे की एक अहमियत होती है। इसी तरह से जिंदगी में जितने भी रिश्ते होते हैं वो रिश्ते आपके घर से शुरू होते हैं, फिर आप जब दफ्तरों में या बाहर की डीलिंग करते हैं तो वो छोटे छोटे रिश्ते जिनका बहुत से नाम होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, रिश्तों में if I'm not wrong, आप ये कहना चाह रही हो कि उन रिश्तों की कमजोरी या मजबूती में छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आपने रेफरेंस दिया कि छोटे छोटे कतरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, और डेफिनेट जमील, ये रिश्ते उन दरख्तों की मानिंद होते हैं जिन्हें हम अपनी कोताहियों, गलत फहमियों की वजह से काट देते हैं। इसलिए एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियां जो है उनको बांटें, एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश करें। इस तरह जो गलत फहमियां हमारे अंदर पैदा हो रही होती हैं या बन रही होती हैं, उनको एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि यही गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और इंसान हंसी खुशी रहने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप भी कह रही हैं कि जब गलत फहमियां छोटी छोटी जो इग्नोर कर देते हैं वो फिर एक बड़े दरिया की मानद बन जाती है। तो ये बहुत अच्छी आपने बात की है। गलत फहमियों को दरिया का बनना उससे पहले ही उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि फिर तो आपकी खुशियां सब कुछ बहा ले जाएगा ये। इसलिए अपने इर्द गिर्द मौजूद रिश्तेदारों और अजीजों की कदर करें। बहुत अच्छी बात से आज का हमने आगाज किया और हम चाहते हैं कि आप इस बात पर अमल करें। ये रिश्ते, ये नाते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और वैसे मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है क्योंकि मौसम बदल रहा है और ये तो फिर क्यों ना आज मौसम से ही बात कर ले मेरे गले की वजह से सर्दी की अंगड़ाई पे बात कर लेते हैं ना, क्योंकि वाकई आप सही कह रही हो, जब अब जिस तरह सर्दी वापस आई है तो उसी तरह वायरल इन्फेक्शंस भी आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन मौजूदा जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है और खूब बरसेगा। महकमा मौसमियात ऐसा कहता है। जनूबी पंजाब, बालाई सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहा और शिमाली इलाका जात में रिकॉर्ड बर्फबारी की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। जी हाँ, और ये इत्तलात मौसूल है। देवसाई में कल रिकॉर्ड बर्फबारी की गई है। तो सयाहों को हम भी यही हिदायत करेंगे कि वो जब सैर को निकलें तो उससे पहले अपने सफरी इंतजामात पूरे कर लें, बर्फबारी को भी मद्देनजर रखें। और जो लोग इन इलाकों में मौजूद हैं वो तो वैसे भी इन एहतियातों को जानते होंगे, लेकिन हमारा काम है आपको आगाह करना, एहतियात से काम लें, क्योंकि ये जो बर्फबारी का सिलसिला है ये कुछ दिन पहले भी इसी तरह, बिल्कुल, जब बर्फबारी में सयाह फंस गए थे फिर उनको रेस्क्यू किया गया था। तो अभी भी यही हिदायत जारी की गई हैं कि अगर तो आप सफर करना चाहते हैं शिमाली इलाका जात की जानिब तो एहतियात जरूर करें और पूरे बंदोबस्त के साथ। आप सर्द मौसम की बात कर रहे हैं और हम शुमाली इलाके की बात करें तो मुझे याद आ रहा है कि ये जो जब सर्दी बहुत बढ़ती है तो हीटर का इस्तेमाल बढ़ता है और फिर पकौड़े, समोसे, चाय का इस्तेमाल बनता है और उसके लिए ज़रूरत होती है कि आपके पास गैस वाफर मिकदार में आ रही हो। अच्छा, गैस तो अब आ रही है, लेकिन लोड शेडिंग डेफिनेट है। और लोड शेडिंग के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो बर्दाश्त कर रहे हैं सार्फिन वो है बहुत ज़्यादा गैस के बिल, और गैस आती नहीं है, गैस की कमी है और उसके साथ साथ गैस का बिल बढ़ रहा है। पहले ये हो रहा था कि
कि रात के टाइम लोड शेडिंग की जा रही थी गैस की, लेकिन अब ये हो रहा है कि दिन में भी गैस का बहरान है, जिससे अवाम मुश्किलात का शिकार है। पता नहीं गैस बहरान क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, हालांकि कतर से भी गैस आ रही है। एक तरफ तो गैस बहरान है और दूसरी तरफ आपने सही तज़किरा किया कि कीमतों में इजाफा है। अच्छा, इस बारे में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिव, वो क्या है? बिल्कुल, जिस तरह बात कर रहे हैं कि गैस के बिलों में इजाफा है, तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि ये इजाफा एकदम से बढ़ा क्यों, इसकी वजह क्या है, कहाँ ऐसी गलती हुई गवर्नमेंट से कि एकदम से गैस के बिल, अच्छा गैस आती नहीं और उसके बिल बढ़ गए। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है। सुहेल भट्टी साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। खुशामदीद कहेंगे सुहेल भट्टी साहब आपको। हम बात कर रहे हैं, आपकी ही स्टोरी है, गैस एक तो आती नहीं है और अगर आती है तो उसके बिल इतने ज़्यादा हैं। आपके ख्याल में ये जो होशरुबा इजाफा है, इब्तदाई आपकी रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है, ये बड़ी इसके बिल ज़्यादा आ क्यों रहे, इसकी बेसिकली वजह क्या है? और ये जो सार्फिन जिनको भारी बिलों का सामना करना पड़ा, 92,000 आप गालिबन आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग 92,000 घरेलू सार्फिन हैं जिनको भारी बिलों का सामना करना पड़ा है, तो आपके ख्याल में अब इनके साथ होगा क्या? क्या इनको वापस किए जाएंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर न्यूज़ कि अब इनको इन पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया है और अब इसका कोई ना कोई हल सामने आएगा। जी दो अजमील, देखिए जनवरी के महीने में सार्फिन को जो गैस के बिल मौसूल हुए जो कि दिसंबर में इस्तेमाल की गई गैस से मुतल्लिक थे, ये गैस के बिल बेशतर सार्फिन को इतने ज़्यादा मिले कि उनके औसान खुता हो गए और उन्हें समझ नहीं आ पा रहा था कि माजरा क्या है। दो वजूहात सामने आ रही थी कि शायद हुकूमत ने जो गुज़श्ता 4 सालों के दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गैस टैरिफ में इजाफा नहीं किया था, 152 अरब रुपए पेंडिंग थे, शायद हुकूमत 2-3 माह के अंदर ये सारी रिकवरी करना चाहती है। और भी बहुत से रूमर्स अवाम के अंदर गर्दिश करने लगे, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी इस बात पर खाइफ थे कि जो उन्हें ब्रीफिंग दी गई थी उसके मुताबिक तो लोगों को शोर शराबा नहीं करना चाहिए थे, तो माजरा क्या है। उसके बाद इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हुआ, 3 मुख्तलिफ इंक्वायरीज कंडक्ट की गई, इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है जिसके हमें एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मसूल हुई है। तो पता यह चला कि 2 वजारतों की गफलत के बाइस, जिसके अंदर पेट्रोलियम डिवीज़न शामिल है और जिसके अंदर वजारत ख़जाना शामिल है, घरेलू सार्फिन को भारी बिलों का सामना करना पड़ा जिसकी मुल्क की तारीख में इससे पहले कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। इसके साथ कुछ मजीद इंकशाफात ये हुए कि जब ओगरा की जानिब से स्विस सदर्न और स्विस नॉर्दर्न का गैस टैरिफ का तयन करके फैसला समरी वफाकी हुकूमत को भिजवाई गई थी कि आप बताइए कि आपने किन सार्फिन को ज़्यादा इजाफा पास ऑन करना है, कितने सार्फिन को आपने सब्सिडी देनी है। वफाकी हुकूमत अपनी एडवाइस दे ताकि ओगरा नोटिफिकेशन जारी करे। दुआ आप ये सुनकर हैरान होंगी कि वजारत पेट्रोलियम के मातहत जो डिवीज़न है डायरेक्टरेट ऑफ गैस, उसका ये मैंडेट है कि वो गैस के नए स्लैब तैयार करे कि घरेलू सार्फिन की 3 कैटेगरीज थी, किस कैटेगरी को हमने कितना इजाफा पास ऑन करना है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर पेट्रोलियम डिवीज़न के मातहत डायरेक्टरेट ऑफ पेट्रोलियम कंसेशन जो कि गैस प्राइसिंग से मुतल्लिक नहीं है, उसका काम है तेलो गैस पैदा करने वाली कंपनियों की मामलात को देखना। उस डायरेक्टरेट के अंदर तैनात 12 साल से तैनात एक डेपुटेशन पर एक अफसर है जो कि एक निजी कंपनी का मुलाजिम है, वो यहाँ पर तैनात है। उस ऑफिसर ने घरेलू सार्फिन के गैस के स्लैब तैयार किए, 7 स्लैब्स तैयार किए और 7वें, 6ठे और 7वें स्लैब का रेट उसने 600 रुपए फी MMBTU से बढ़ाकर 1460 रुपए फी MMBTU कर दिया। ये बाज़ाब्ता बताया गया है वजीर खजाना सद उमर साहब को भी और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर को भी। इस इकदाम के नतीजे में घरेलू सार्फिन के बिल बहुत ज्यादा आए। 3 मरतबा इक्तिसादी राब्ता कमेटी के सामने समरी पेश की गई, वफाकी kabीना के सामने मामला पेश किया गया, लेकिन वजारत खजाना और वजारत पेट्रोलियम के जो रेलिवेंट हुकाम थे, वुज़रा थे, वफाकी सेक्रेटरीज थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि जो उन्हें प्रेजेंटेशन दी जा रही थी उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि क्या ये रेलिवेंट लोगों ने तैयार किया है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। अगर देखा जाए तो वजारत खजाना और पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम इस बात को असेस करने में नाकाम रहे कि मौसम सरमा के अंदर जब हम ऐसे घरेलू सार्फिन जिसकी 6ठी और 7वां स्लैब हम बना रहे हैं जिसका रेट 600 रुपए फी MMBTU से बढ़ाकर 1460 रुपए हम करने जा रहे हैं, उन्हें कितने भारी बिलों का सामना करना पड़ेगा। सही, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बड़े तबाहकुन नताइज और बड़ी थोड़ा अजीब लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे नताइज से आगाह नहीं थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस अहम तरीन मामले पर पेशरफ्त करेगी और आवाम की बेहतरी के लिए जरूरी इकदाम करेंगे। जमील, अब अगली खबर जो अगली खबर की तरफ चलते हैं, स्टोरी है, वो भी सुहेल भट्टी साहब की ही एक्सक्लूसिव स्टोरी है, जो कि इस मुताले के वफाकी दारुल हुकूमत में सालों इल्तवा का शिकार मंसूबे हैं जो दोबारा से शुरू करने का फैसला किया गया है। तो भट्टी साहब,
इस बारे में क्या डिटेल है? जी जमील सुकेरा साहब, गुज़श्ता 3 साल से अगर हम बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत में CDA का जो मुख्तलिफ मनसूबे थे वो स्टक होकर रह गए थे, कोई तरक्याती काम नहीं हो पा रहा था। सफाई सुथराई की हम बात करें, इस्लामाबाद की तज़ीन और आइश की बात करें, ये इस्लामाबाद के शहरियों को जो CDA की जानिब से जो सहूलियात फराहम करना थी, ये तमाम काम मुकम्मल तौर पर रुक चुके थे। गुज़श्ता माह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से आमिर अहमद अली साहब को चेयरमैन CDA लगाया गया, तो इससे पहले भी वो CDA के अंदर मेंबर एडमिन के तौर के ऊपर खिदमात सर अंजाम दे चुके थे और बतौर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त वो जिम्मेदारियां निभा रहे थे। सारे इस्लामाबाद के शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना था उनके इल्म में थी, वो आए, उन्होंने सारे मामले का जायजा लिया और गुज़श्ता हफ्ते एक आला सतही इजलास हुआ CDA के अंदर, जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर वो बहुत से मंसूबे जो सालों से ताखीर का शिकार हैं, जिन्हें मुकम्मल हो जाना चाहिए था अब तक, उन्हें मुकम्मल करना चाहिए। इस्लामाबाद के शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना है उसका अजाला होना चाहिए। इस सिलसिले के अंदर 10 नुकाती हिकमत अमली तय की गई, जिसके अंदर वो मामलात भी शामिल थे जो गुज़श्ता 20 सालों से अगर हम बात करें जिनके ऊपर काम रुका हुआ था। उसके अंदर नए सेक्टर्स की स्पेशली डेवलपमेंट का काम था। इस इजलास के अंदर ये फैसला हुआ कि E12 सेक्टर, इस्लामाबाद का E12 सेक्टर, जिसका CDA की जानिब से 1970 के अंदर फैसला किया गया था कि हम ये सेक्टर डेवलप करेंगे ताकि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर शहरियों को जो रिहायशी मुश्किलात का सामना है उन्हें दूर किया जा सके। वो मंसूबे जो शॉर्ट टर्म में मुकम्मल होने चाहिए उनके ऊपर फास्ट ट्रैक के ऊपर काम किया जा रहा है, जहाँ पर मुख्तलिफ इस्लामाबाद के मकामात के ऊपर ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जब दफ्तरी औकात के दौरान वहाँ पर ट्रैफिक की लंबी लाइन लगती है, उस मसले को हल करने के लिए आइंदा 2 से 3 माह के अंदर हमें वहाँ पर नताइज देखने को मौका मिलेंगे। और उसके बाद कुछ ऐसे ओवरहेड ब्रिज थे जो सालों से तखीर का शिकार थे, उन्हें मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। उसका टास्क दिया गया कि आइंदा 2 से 3 माह में उन्हें मुकम्मल किया जाए। उसके साथ इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन की बात करें, वहाँ पर बेशुमार जगहों से कूड़ा करकट नहीं उठाया जाता था, उसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम था, जो कई ऐसे सेक्टर जो गुज़श्ता 20 से 25 साल से डेवलप नहीं हो सके, इन सेक्टर्स के जो बुनियादी जो रुकावटें थी उनको हल करने के लिए 6 माह का टाइम मुकर्रर किया गया है। उसके बाद इस अरसे के बाद इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर काम शुरू होगा। और इसके साथ अगर हम बात करेंगे मुख्तलिफ इस्लामाबाद के एरियाज़ के अंदर जहाँ पर पहले गार्डनिंग बहुत मुसलसल की जाती थी, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से ये सिलसिला ख़त्म हो चुका था, वहाँ पर भी शॉर्ट टर्म के अंदर उन इलाकों को दोबारा वहाँ पर ग्रीन एरियाज़ को डेवलप करने के लिए फूल और मुख्तलिफ पौधे लगाने के लिए टास्क दे दिया गया है। और उसके साथ साथ हम बात करें तो जो पैदल चलने वाले हजरात हैं, मुख्तलिफ शाहराहों से उन्हें गुजरने में दुश्वारी का सामना था, वहाँ पर भी उनके लिए पुल तमीर किए जाएंगे शॉर्ट टर्म के अंदर। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान किया गया है मुख्तलिफ, जिसके अंदर जो इस्लामाबाद के शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना है उनको हल करने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो प्लान बनाया गया है 10 नुकाती प्लान है, इसके ऊपर उसके टाइम लाइन के मुताबिक क्या अमल दरामद हो पाएगा या नहीं, ये चेयरमैन CDA का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। सही। अच्छा भट्ट साहब, ये भी कहिएगा CDA की कारकर्दगी का जहां तक सवाल है, आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें कच्ची आबादी को वहां से खाली करवाया गया था, उसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था CDA को। फिर फुटपाथों का और इसी तरह ग्रीन बेल्ट्स का मामला एक दफा पहले भी उठा था। क्या आपको यह लग रहा है कि जिस तरह मिड टर्म शॉर्ट टर्म प्लान्स किए गए हैं, 6 माह का वक्त दिया गया है, तो अब एक अच्छी कारकर्दगी CDA से तवक्को की जा सकती है? जी बिल्कुल जमील सकेर, अगर हम बात करें गुज़श्ता 1 से 1.5 माह के दौरान CDA ने ऐसे मुश्किल तरीन मकामात के ऊपर वहाँ पर जाकर ऑपरेशन किया, जिसके अंदर हम बात करें कायद आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन वागजार करवानी थी, 62 लोग वहाँ पर कायम थे। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी के कब्जे में भी कुछ ज़मीन थी। CDA ने, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ताउन के साथ मिलकर कामयाब तरीके के साथ ऑपरेशन किया। गुज़श्ता 15 सालों के अंदर ऐसा कभी कोई ऑपरेशन कामयाब तरीके से नहीं किया गया। इस तरह और भी बहुत से इलाकों के अंदर जहाँ पर कमर्शियल इमारतें तमीर कर ली गई थी और वहाँ पर CDA ने बिला इम्तियाज़ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। चूँकि इस मामले को बरह रास्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने CDA को और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ये टास्क दिया था कि इस्लामाबाद में जितने लोग काबजीन हैं खिलाफ कानून, उनके ज़ेर कब्जा अराजी है, सरकारी अराजी है, उसको वागजार करवाया जाएगा। काबजीन की वजह से इस्लामाबाद के अंदर वो लोग जिन्हें ठीक है वट साहब, जिस तरह आपने डिटेल में बताया कि 6 माह का एक वक्त दिया गया है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वट साहब। जिस तरह थे कि इमरान खान साहब खुद भी इस मामले को देख रहे हैं, तो फिर उम्मीद करते हैं CDA की इस कारकर्दगी के हवाले से, क्योंकि जो शहरी हैं इस्लामाबाद के, उनकी मुश्किलात में भी इसमें कमी आएगी।
सियासी गहमा गहमी की भी बात कर रहे थे। गहमा गहमी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम देखते हैं इत्तेहादी जमातें जब आपस में साथ होती हैं तो उनके फिर कुछ मुतालबात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और आए दिन फिर ये एक दूसरे को मनवाती भी रहती हैं, कभी नाराज़ हो जाती हैं, कभी मान जाती हैं। हम काफ लीग की बात करेंगे, सियासी पेशरफ्त हुई है जो कल रात का ये वाक़या है। काफ़ी अरसे से ये मामला तो चल रहे थे लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग सुबह पंजाब में एक और वजारत लेने में अब कामयाब हो गई है और दीगर बातें भी उन्होंने मनवा ली हैं। जाहिर है अब ये कौन कौन सी बातें होंगी बहुत जल्दी वो भी मंजर आम पर आ जाएंगी, कुछ हम भी कोशिश करेंगे। सवाल पैदा होता है क्या हुकूमत की इत्तेहादी जमात हुकूमत को दबाव में लाने में कामयाब हो गई है? अभी तक तो जमील यही सूरत हाल लगती है क्योंकि एक छोटी सी कहा जा रहा था कि वुज़रा के जो बयानात हैं उनको कंट्रोल किया जाए। मोने सिलाई साहब खासे खफा हुए थे, हो सकता है कि बैकग्राउंड पर कुछ मजीद बातें भी हों इस बिल्कुल। हवाले से। अब ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने काफ लीग को तयशुदा फॉर्मूले के तहत पंजाब काबीना में मजीद एक वजारत देने का फैसला कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ के वुज़रा के मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है दुआ, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा फवाद चौधरी साहब के अल्फाज में जब वो अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रहे थे तो काफ लीग भी मुंह से निकल गया, जिसको बड़ा बुरा मनाया गया काफ लीग की जानिब से, चूंकि इत्तेहादी जमात है। फिर मुआफी मांगी गई फवाद चौधरी की जानिब से। अब देखना यह है कि क्या काफ लीग इत्तेहादी जमात होने के नाते गवर्नमेंट को प्रेशर में लाकर अब अपनी बातें मनवा रही है। अभी एक बात सामने आ गई है कि नए वजीर जो है वो आज हल्फ लेंगे। शाहिद चौधरी गालिबन हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, मजीद अपडेट लेते हैं। शाहिद अपडेट कीजिएगा, नए वजीर आज हल्फ ले रहे हैं कि पीछे कहानी क्या है और मजीद क्या बातें मनवाई हैं इत्तेहादी जमात काफ लीग ने हुकूमत से? हाँ, और वजारत कौन सी है? जी बिल्कुल, आज जो है पंजाब काबीना के अंदर तस्वीर होने जा रही है और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि पंजाब हुकूमत के काफ लीग के साथ मामलात जो हैं वो तय पा गए। काफी अरसे से ये मामलात जो है सूबाई वजीर मदनियात अमार यासर की वजह से जो उन्होंने कहा था कि उनकी वजारत के अंदर मुदाखलत की जा रही है, असल में जो ज़राए का कहना है कि ये दबाव में लाने का एक तरीका था पंजाब हुकूमत को, जो कि मुस्लिम लीग काफ ने अब अपने मुतालबात जो है वो तस्लीम करवाए हुए। शुरू में यह तय हुआ था कि पंजाब के अंदर उनको 2 वजारतें दी जाएंगी, लेकिन एक वजारत देने के बाद उनके साथ कोई बात नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से उनके एक वजीर ने जो है अपनी क़यादत को इस्तीफा दे दिया कि हमें जो है तंग किया जा रहा। तो इसी हवाले से आज जो मुस्लिम लीग काफ के बाऊ रिजवान हैं वो आज पंजाब असम्बली के जो रुकन है वो गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, उनसे आज 10 बजे जो है गवर्नर हाउस में ये तकरीब होने जा रही है, जिसके अंदर वो आज उनसे हल्फ लेंगे और उसके बाद जो है वजारत कौन सी दी जाएगी इसका फैसला जो है वो बाद में किया जाएगा। दूसरी बात अहम यह भी है कि आज पंजाब काबीना का अहम इजलास जो है वो भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत होने जा रहा है। तो हो सकता है उसके अंदर ये मामलात जो हैं वो ज़ेरे बहस आए। अभी हल्फ उठाएंगे मुस्लिम लीग काफ के जो वजीर हैं बाऊ रिजवान। जी सही। अच्छा शाहिद चौधरी, नाम तो सामने आ गया, बाऊ रिजवान है। ये पहले भी इसी तरह हमने मामला देखे कि वुज़रा से हल्फ ले लिए गए लेकिन वजारत कौन सी देनी है ये बाद में डिसाइड किया गया। चलें पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से जो ये पहले भी किया गया, अब भी यही हम देख रहे हैं, कौन सी वजारत दी जाएगी ये भी सामने आएगी। लेकिन जो काफ लीग का ये मौकिफ है कि जो हमें वजारतें दी गई हैं उसमें हुकूमती वुज़रा जो हैं वो मुदाखलत करते हैं, ये भी एक अहम मामला है। इसका मतलब क्या समझा जाए? कोई हुकूमती रुकन है जो मामलात में मुदाखलत करता है? बिल्कुल आपने ये सही कहा। असल मामला ये है कि जो भी इत्तेहादी जमात होती है वो चाहती है कि जो भी काम हो, उनके इलाकों के काम हो, उनकी पार्टी का काम हो, उनके लोगों के काम हो, बआसानी हो सके। ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरी हजरात हो या कोई भी काम हो, उसको वो मुकम्मल बाख्तियार होना चाहिए ताकि वो अपने मामलात, अपने काम जो है वो करवा सकें। तो इस हवाले से क्योंकि वाक़या कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी, क्योंकि पंजाब हुकूमत का जो ज़राए का मौक़िफ़ है कि किसी किस्म की कोई मुदाखलत जो है वो नहीं की जा रही थी। तमाम वुज़रा जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के मामले में मुकम्मल तौर पर आजाद, और खासकर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ये हदायत की है कि अपनी कारकर्दगी जो है वो अवाम के सामने लाई जाए। तो ऐसी कोई बात बज़ाहिर जो है वो तो नजर नहीं आती थी जिसकी बेस पर यह कहा जाए कि उनकी बेजा मुदाखलत जो है वो की जा रही थी। और खासकर जो उनकी वजारत है उस हवाले से भी कोई ऐसा इतना खास महकमा उस लिहाज से नहीं कह सकते, कोई इंतजामी लिहाज से, कि जिसके अंदर मुदाखलत की गई और उसके बाद उनकी नाराजगी जो है वो सामने आ गई। जो असल चीज सामने आई वो यही थी कि इत्तेहादी होने के नाते उनके साथ जो डील की गई थी मुस्लिम लीग काफ के साथ कि उनको 2 वजारतें दी जाएंगी, और यही सिलसिला अभी मरकज की जानिब भी रुका नहीं है। अभी इजराइल का ये कहना है कि हो सकता है चंद रोज के बाद मरकज में भी मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक
एक मजीद वजारत का जो है वो मुतालबा करे। तो फिलहाल वक्ती तौर पर यह सूरत हाल सामने आई है और उसमें जो अहम किरदार है वो चौधरी बरादरान का अपना है कि उनकी एक शख्सियत है और उन्हें तमाम तर मामले को देखते हुए कि ऑपोजिशन इस पर सियासत भी ना कर सके और तमाम मामला हल भी हो जाए। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने जो है ये तमाम तर मामला तय पा गए हैं। कल गवर्नर पंजाब से चौधरी मोहम्मद सलाई ने मुलाकात की, जिसके अंदर वजारत का फैसला जो है वो किया गया कि आज पंजाब कबीना का हलफ हो जाएगा। जी, लेकिन शायद आप अपडेट कर रहे थे कि आज एक अहम इजलास भी हो रहा है वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत, तो उसमें ये इत्तेहादी जमात के साथ किस तरह के ताल्लुकात या उनके तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से दूर करने हैं, वजारत कौन सी देनी है, यही मामला डिस्कस होंगे? नहीं जी, इसमें जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जो इजलास होने जा रहा है उसमें 39 रुकनी जो है एजेंडा है, जिसके अंदर तमाम तर मामला हैं, पुलिस रिफॉर्म्स भी हैं, बल्दियाती जो एक्ट है उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ दीगर मामला जो हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन क्योंकि आज पंजाब कबीना के अंदर जो बतौर वजीर अपना हलफ उठा लेंगे तो उसके बाद ये भी उस इजलास का हिस्सा बन जाएंगे, तो उसके अंदर अभी मामला देखा जाएगा। ठीक है, इस इजलास का हिस्सा ये मामला भी बन सकता है। शायद चौधरी आप हमें तफसीलन अपडेट करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये तो थी सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म खबरें। अब वक्त हो रहा है कमर्शियल ब्रेक का, और लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे बड़े ही खास मेहमान। समझ लें वो मेहमान हमारा कौमी असासा है और उनके साथ बड़ी जबरदस्त एक पर्सनैलिटी भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो यानी 2 मेहमान मौजूद होंगे और ये नाम नहीं बताने हमने अभी, बिल्कुल, लेकिन उनको देखकर आपके चेहरों पर मुस्कुराहट जरूर आएगी क्योंकि आप लोग उनके फन के दिलदादा हैं। अब मुझे याद है हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेती है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो हमारे साथ मौजूद हैं कंवल नसीर साहिबा। कौन नहीं जानता इनको, मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मुझे यकीन करें, सीरियसली वाकई जितनी खुशी हो रही है कि कंवल साहिबा हमारे साथ है। फन में एक असासा, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज कंवल नसीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम, और ख़ास तौर पर जब हम आपके हवाले से बात करते हैं तो यकीनन जितना भी आपके लिए बोले हमारे पास कंवल जी लफ्ज़ नहीं है। आपने अपने करियर का आगाज़ किया। मोहनी जी, कौन नहीं जानता उन्हें। आपकी वालिदा का आपके करियर में, आपके ज़िंदगी को स्टैब्लिश करने में क्या किरदार रहा? पहले तो बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, और आपकी सालगिरह थी कल या परसों, तो आप सबको बहुत मुबारक हो। 4 बरस, दूसरा शो है ये, मॉर्निंग शो भी नया शो स्टार्ट हुआ, दूसरा दिन है। तो सोचिए, हम तो 54 साल से मतलब टेलीविज़न से मुंसलिक है, तो जब आपके 4 साल हुए, आपको इतनी खुशी हो रही है, तो हमें जब अच्छी चैनल आती है तो वो देख के भी बेहद अच्छा लगता है। आपने मेरी वालदा से मुताल्लिक़ पूछा, तो मैं 80% आई थिंक अपनी माँ हूँ, इसलिए कि बोलने का जो उसलूब है या बोलने का जो अंदाज़, तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत आवाज़ थी और बहुत ज़्यादा ऐसी आवाज़ जो कि हर सांचे में ढल जाती थी। जो भी, चाहे लड़ाकी औरत का किरदार करें या वो जो मदर फिगर थी वो बच्चों के प्रोग्राम में, या ड्रामे की हीरोइन, तो मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मैं तो ड्रामे से वैसे ही डरती हूँ बहुत। और लेकिन सारा दिया हुआ जो है मुझे, टेलीविज़न ने बहुत नाम दिया, बहुत इज़्ज़त दी, अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की, लेकिन सीखा रेडियो से। पहली जो अनाउंसमेंट आपकी थी, बड़े बड़े नाम, और हमारे लिए तो आप भी एक बड़ी, क्योंकि जब हम खुद इस फील्ड में काम करें, बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं, उर्दू अदब को सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, वो शायरी होती है, और ख़ासतौर पर ये जो बोलने का अंदाज़, और अभी भी आप इतने खूबसूरत अंदाज में बोल रही हैं कि मैं पहले भी आप बोलती रहे और हम आपको सुनते रहे।
आप मुतासिर किससे थी? फिर जाहिर है जैसे आपने मोहिनी जी का जिक्र या किया, खुद से ही शौक था आपको? खुद से ही शौक था आपको नहीं कि ये बेटा, सब काम ऐसा करने? शौक तो इस कदर नहीं था, लेकिन हम पले बड़े ही रेडियो पाकिस्तान पे, क्योंकि मेरी वालदा ने 54 इयर्स, जब हम बहुत छोटे थे, ऑल इंडिया रेडियो के वक्तों से वो यहाँ थी, जो सब लोग चले गए लेकिन वो रहीं रेडियो लाहौर से। तो रेडियो की बहुत मेहरबानी है कि स्टूडियो भी जो है म्यूज़िक का, ड्रामे का, वो मेरी वालदा के नाम पे है, रेडियो पाकिस्तान का। तो क्योंकि हम उस माहौल में बड़े हुए जिस वक्त में पाकिस्तान रेडियो की अपनी शनाख्त करवा रहा था, और ये जितने लोग थे वहाँ, रफ़ी पीर साहब, इम्तियाज़ अली ताज साहब, मुस्तफ़ा हमदानी साहब, अशफाक अहमद साहब, अब क्या क्या नाम लूँ, इस कदर बड़े बड़े सुतून हैं। और मूसीक़ारों में और गुलकारों में फरीदा खानम जी, इकबाल बानो, ये सब उस वक्त आ रहे थे। और जो क्लासिकल सिंगर्स थे, शाम चौरासी घराने के या पटियाला घराने के, इनको रेडियो ने बहुत तक़वियत दी, क्योंकि जगह दी, एक प्लेटफॉर्म दिया। और फिर धीरे धीरे जब टेलीविज़न आ गया तो इन सब को टेलीविज़न ने बहुत वक्त दिया। क्लासिकल सिंगिंग को भी रोशन आरा बेगम साहबा के साथ भी होती थी, अमानत अली, फ़तेह अली ख़ान साहब भी गाते थे, नज़ाकत सलामत भी गाते थे। तो लोगों को रूशनास कराने के लिए बहुत बड़ा किरदार है टेलीविज़न का। बड़े बड़े नामों के साथ आपने काम किया, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको उस वक्त? बेटा उस वक्त तो ये कोई चचा था, कोई मामू था, है ना, क्योंकि हम छोटे बड़े हो रहे थे इनमें, लेकिन इनसे जो तहजीब या ये जो इनकसारी और अदब अपने लहजे में, देखिए बनावट तो चलती नहीं, थोड़े दिन का काम होता है, लेकिन अगर आप इसको समो लें तो ये आपकी सकाफत है जो आप में फिर बस जाती है, और वो फिर आप नहीं निकाल सकते। अच्छा, 26 नवंबर 1964 चलते हैं वापस। हम बेसिकली, हमें भी बड़ी क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि ये उस वक्त कैसा लगा आपको, कैसे इंतखाब हुआ आपका, वो दिन कैसा था आपका, और क्या फीलिंग्स थी आपकी? नर्वस थी, कॉन्फिडेंट थी? बेटा हमने अप्लाई नहीं किया था, लोगों ने बहुत अप्लाई किया हुआ था, और मैं सिर्फ तारिक अजीज़ और फजल कमाल साहब, जिनकी वजह से मैं आई, हमारे क्योंकि रेडियो से थे ये लोग सब, और असलम साहब रेडियो से नहीं आए थे, असलम अजहर साहब, तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे के लिए आप भेज दें, क्योंकि रेडियो पे इनको बोलने की आदत है, और फिर हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे। उन्होंने ऐसा किया, मेरा ही इंतज़ाम हो गया। और फिर क्या फीलिंग्स थी फिर आपकी उस वक्त? आप बेटा एक 16 ईयर ओल्ड की क्या फीलिंग हो सकती है कि आप लाइटें, और अब तो आपके माशाल्लाह इस कदर हसीन कैमरे हैं, हमारे सामने तो एक कैमरा था, उस पे 3 लाइट्स थी, उन्होंने कहा जिस पे बत्ती जलेगी उसमें देखना है। सो यू नो इट वाज अ स्कैरी, पहली अनाउंसमेंट क्या थी आपकी? अगर आपको याद हो तो मैं चाहूंगी कि आप सुनवाएं। जो वेरी फर्स्ट अपीयरेंस थी आपकी, उसमें क्या बोला आपने, क्या अल्फाज थे? मैंने कहा कि सलाम करने के बाद ऑफ कोर्स उसी स्टाइल में मैंने कहा आप सबको मुबारक हो, आज पाकिस्तान में टेलीविज़न आ गया। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एहसास की बात है। और ये सब कुछ लाइव था, क्योंकि मैंने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी तो वो बिल्कुल ही बड़ा, अब तो बहुत चीजें डेवलप हो गई हैं, बड़े बड़े सिस्टम आ गए, लेकिन मैं अब भी लाइव प्रोग्राम को तरजीह देती हूँ। तब भी लाइव था? तब भी सब लाइव। 26 नवंबर 1964 का पहला प्रोग्राम जो कमल साहब ने कहा वो लाइव था, और सीरियसली ये एक एजाज की बात है कि हम इनके साथ इनको बुलाया हमने, क्योंकि देखिए हम ये भी पूछना चाह रहे हैं आपसे कि तब के और आज के टीवी में आप क्या फर्क देख रही हैं, खास तौर पर रेडियो से कंपैरिजन कर सकते हैं कि रेडियो का म्यार ज्यादा अच्छा है या टीवी का ज्यादा अच्छा? टीवी की बात करते हैं ना, लाइक क्योंकि वो हम पीटीवी की बात कर रहे हैं, और आज का मीडिया जिस तरह चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है। बेटा आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, इसलिए कि आपकी एक्सपोजर देखिए किस कदर है ना, आप गूगल कर सकते हैं, आप अखबार, मतलब इतनी गैजेट्री भी आपके पास है जिससे आप चीज़ें पता कर सकते हैं। हम लोगों ने करके सीखा है, यू नो, हम वी गॉन थ्रू द मिल। सीखने का वो जो प्रोसीजर है वो हमने सब इस पे आके सीखा। रेडियो से बोलने का
और रेडियो ने जो दुरुस्तगी की हमारे लहजे में और तलफ़ुज़ में और ज़ेर ज़बर में, बिकॉज आई एम बॉर्न पंजाबी, मैं लाहौरी हूँ पक्का और मेरे पेरेंट्स भी दोनों पंजाबी हैं, लेकिन जब ये करना था तो फिर अपनी उर्दू भी दुरुस्त करनी थी, बिल्कुल, और अंग्रेज़ी भी, जैसे आपने कहा, शायरी भी पढ़ना पड़ी, और जो कोई कॉन्वेंट से आए उसको तो इतनी नो हाउ नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने इतने बड़े बड़े सुतून जो थे ना, जो बाद में अदब के, उनके साथ जब हम ग्रो अप कर रहे थे, कौन से ऐसे बड़े बड़े सुतून जिनका आप जिक्र कर रही हैं? बेटा, पहले तो इतवार वाले दिन सूफी तबस्सुम साहब आते थे बच्चों के प्रोग्राम में, और वो टोट बटोट लिखते थे और मेरी वालदा उसी को गा देती थी। हाँ, कि वो गवैया नहीं थी, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम लाइव होता था, कम से कम 150 बच्चा स्टूडियो में होता था रेडियो के। चांदनियाँ बिछी होती थी सफ़ेद उस पे, और उनके पेरेंट्स सारे लॉन में बैठते थे। अब उस वक्त में रेडियो पे क्योंकि सब कुछ लाइव था, तो ये सब लोग जिनमें मैं पली बड़ी वो थे मुस्तफ़ा अली हमदानी, अखलाक अहमद साहब, अशफाक अंकल, बानो आपा, ए हमीद, इंतज़ार हुसैन, अगर मैं किसी को भूल जाऊं तो माजरत। फिर प्रोड्यूसर्स में शमसुद्दीन बट, अकरम बट, सईद मिर्ज़ा, इजहार काज़मी, शायरों में नासिर काज़मी, कतील शिफाई साहब, म्यूज़िक डायरेक्टर्स में फ़िरोज़ निज़ामी, फ़ारूक साहब, खलील अहमद फिर आ गए। तो ये सब वहाँ मौजूद होते थे, क्योंकि म्यूज़िक भी लाइव जाना होता था। आपकी एकेडमी थी जी, मसरत नज़ीर साहिबा बुर्का लेके आती थी गाने को। आपने भी कभी गुनगुनाया? कभी? मैंने टेलीविज़न पे सबसे ज़्यादा म्यूज़िक के प्रोग्राम किए। महफिल शब किया मैंने 4 बरस, और फिर मैंने, हमारे एक पिंडी से प्रोग्राम होता था, उसमें शायर बैठते थे और उन्हीं का कलाम गाया जाता था। पर मैंने ज़्यादा म्यूज़िक से क़ुर्बत मेरी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल की वजह से हुई, क्योंकि जितने भी शोज़ होते थे, जो डिग्नेटरीज़ आ रहे थे या जो ट्रूपेज़ आते थे बाहर के मुल्कों से, और फिर मैं ख़ुद 14 मुल्कों में पाकिस्तान की कल्चरल ट्रूप के साथ गई, तो मेरी निस्बत एक्टर्स से ज़्यादा म्यूज़िक से रही। सही। तो मतलब फिर गाने का शौक, ऐसी गुस्ताखी हम कर सकते हैं कि हम ये फरमाइश आपके सामने आप बोलने में इतनी खूबसूरत आवाज़ है, तो गाने में तो इससे कई गुना ज़्यादा होगी। कभी गाया नहीं, लेकिन इतने अच्छे लोग, सचमुच के गाने वालों को, मैं कल एक यूनिवर्सिटी में बात कर रही थी कि वो सचमुच के गाने वाले लोग थे, क्योंकि वो साज के बगैर, और ये जो कंप्यूटर से आप सुर दुरुस्त कर लेते हैं ना, इसके बगैर गाते थे और उनका सुर छूटता नहीं था। कोई महनाज, नाहिद अख्तर, कौन है जिसके साथ मैंने प्रोग्राम नहीं किया? टीना मेरे साथ ट्रैवल भी की 1.5 महीना, और नैरा रेडियो से आई थी, और तो इसका मतलब सबका जो टैलेंट है वो कुछ ना कुछ आपने लिया है। मैं बहुत एडमायर करती थी इकबाल बानो साहिबा को। बहुत, क्योंकि मैंने टेलीविज़न पे सबसे ज़्यादा शायद प्रोग्राम फरीदा खानम जी के और इकबाल बानो साहब, वो बहुत हमारे साथ मोहब्बत का रिश्ता, कि एक बच्चे को आपने बचपन से साथ देखा है। तो लेकिन हम फिर भी ये ज़रूर चाहेंगे कि थोड़ा सा गुनगुनाकर। बुढ़ापे में आप मुझसे नहीं, आप इस वक्त माशाल्लाह चैनल पे आप मुझे, आप खुद को बूढ़ा कहकर एक तो सबके साथ नाइंसाफी कर रही हैं। हम तो सुनना चाहते हैं, लोग भी सुनना चाहते हैं, वो जो आपके फैंस हैं। इतना सब बिल्कुल। अब बुरा होगा तो प्लीज सारे गुलकारों से माजरत के साथ। जी बिल्कुल। तू लाख चले री गोरी, थम थम के पायल में गीत है, छम छम के। बस वेरी नाइस आपकी आवाज़। तो कभी आपने वैसे ट्राई किया कि आप, जाहिर है एक आवाज़ और आपकी विरासत से भी आपको एक खूबसूरत गुलकारी का एक जो गिफ्ट था वो मिल रहा था, तो कभी आपने प्रोफेशनली ट्राई किया इसको? नहीं बेटा, ये मेरा नहीं था। चाहा नहीं चाहा मेरे एक वक्त में मेरा जी चाहता था सीखने को गाना, लेकिन फिर टेलीविज़न और बच्चे और घर, तो बस इसमें वो रह गया। सही। चले, अभी बहुत सी बातें और भी करनी है आपसे, पैगामात भी लेनी है आपसे यंग जनरेशन के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
जी तो जनाब ये हैं स्पेशल गेस्ट हमारे साथ इमरान साहब, बहुत बहुत वेलकम आपको। अब नाज़रीन आपको पता चल गया होगा कि दुआ किसकी कह रही थी, किससे मेरी शक्ल मिलती है। सबसे पहले आप बताएं इनकी शक्ल आपसे मिलती है? नहीं, ये बहुत हैंडसम है। मिलती है जरा नवाजी, लेकिन अगर मैं हुस्न के मामले में 1-2 किलोमीटर आगे चला जाता तो नहीं, लेकिन आप जनाब जो हमारा एसेट है और खास तौर पर ये आपका ज्यादा एसेट है। ये मेरा जाती है। आप हमारे इस शो का ऐसे बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं आपसे बात करने से पहले ना वो तमाम ड्रामास इनके अवार्ड्स हम जरूर बताना अच्छा, चाहते तो मुझे हैं। जाती तौर पर मुझे आपका ड्रामा पसंद आया अली फल्ला और इंसान, जिस पर आपको अवार्ड भी मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। बहुत खूबसूरत करैक्टर और एक जो मैसेज आपने दिया और उस अदाकारी में ढल गए, वो तो आपकी अपनी ही लाइन्स हैं कि आपको अदाकारी से इश्क है और आप इस इश्क को अपनी अदाकारी में ढाल लेते हैं। फिर शामू का किरदार जो अली फल्ला और इंसान में किया, और आप भोले, मतलब वो ये सारा कुछ अपने ऊपर कैसे कर लेते हैं आप? सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि आप आपकी अदाकारी तो है ही है, लेकिन उस कैरेक्टर में जब आप ढल जाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं और देखने वाला सोचता है, मैं तो खास तौर पे मैं तो यही पूछूंगा कैसे कर लेते हैं आप? सर देखें, मेरे आपके या किसी के बस में कुछ भी नहीं होता। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं किरदार में ढल जाता हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा एक्टर हूँ, जब अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है ना, तो वो आपके अंदर सब कुछ उतार देता है, और जब करम नवाजी नहीं होती वो सब कुछ निकाल लेते हैं। लेकिन तो इस वक्त करम नवाजी है, ये मेरा कोई कमाल नहीं, बस मैं कोशिश करता हूँ, लॉयल हूँ अपने काम के साथ, अपने काम से मोहब्बत करता हूँ सिर्फ, और कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें प्रैक्टिस का जो एक सेशन है, मतलब आपके पास जब एक ड्रामा आया आपके करैक्टर के लिए कास्ट किया जाता है, जब ये बताया जाता है उसमें क्या प्रोसेस आप क्या अपनाते हैं? मेहनत कितनी करते हैं? मेहनत तो देखें जी, अब ये भोला है या अब शामू है, अली फल्ला और इंसान का, ये आपको देखने में मुश्किल किरदार लगता है कि बड़े मुश्किल किरदार है। मेरे लिए एक आम किरदार जो बिल्कुल सीधा ऑफिस जाने वाला लड़का है, वो भी इतना ही मुश्किल है, क्योंकि एक्टिंग बिल्कुल भी आसान कप ऑफ टी नहीं है। हमें अक्सर लोग, बल्कि पूरी दुनिया में हर एक को एक्टिंग का शौक है। ये मुझसे ज़्यादा है, हम एक्टर ज़्यादा, क्योंकि जो किसी को नहीं कहता वो हमें ज़रूर कहता है यार एक्टिंग करनी है। तो मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा सा नो इशू, ये मौसम ऐसा है, मेरा खुद गला खराब हुआ है। तो मेरा तरीकाकार है एक्टिंग करने का, एक तो मैं फिल्में नहीं देखता, जो बड़ी गलत बात है, कोई सीनियर्स मुझे देख रहे होंगे तो शायद बुरा भला भी कह रहे होंगे। मैं एक्टर्स को देख के एक्टिंग सीखने की कोशिश नहीं करता। मेरे लिए जो सीखने का तरीकाकार है, वो जो मेरे जैसे आम लोग दुनिया में घूम रहे हैं, जो किरदार हैं, मैं गली मोहल्ले से एक्टिंग सीखता हूँ, असली लोगों से एक्टिंग सीखता हूँ। वेरी नाइस। और आप, मेरे नज़दीक एक्टिंग कोई लफ्ज़ ही नहीं है, रिएक्टिंग है। आप सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। सही। अच्छा, सॉरी टू कट, माशाल्लाह हमारे पास दो ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं कि अभी कंवल साहिबा भी यही कह रही थी कि मैंने भी जब अपने करियर का आगाज़ किया तो ऐसा नहीं था कि मैंने किसी से सीखा हो या कोई मेरा टीचर हो, हम खुद उस मिल से गुजरे। इनका तो ठीक है, तो अब यही बात आपसे हम सुन रहे हैं। अब कंवल साहिबा आपका तो कोई जोड़ नहीं, लेकिन फिर भी आप दोनों से हमें और व्यूवर्स को सीखने का बहुत मौका मिलेगा। आप ये बताइए कि एक्टिंग में क्या चीज़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कोई एक्टर बनना चाह रहा है? तो ऐसी क्या, खुद शायद जमील बनना चाह रहे हैं यार, ये बन जाएंगे। तो मैं घर में बहुत एक्टिंग करता हूँ। हाँ, ये बन जाएंगे आप। तो मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा? आप किसको फायदा कहती हैं और किसे नुकसान कहती हैं? वेरी नाइस। अब मैं ना खामोश होकर बैठता हूँ, आप खुद बेहतर तरीके से समझते हैं कि घर में रहने वाली जो खातून होती है, जिसको बीवी कहा जाता है, उसके लिए शौहर का किसमें फायदा होता है और किसमें नुकसान, कितना टाइम दे सकते हैं, कितना, क्योंकि ये बड़ी, जो मैंने सुना है, बहुत मुश्किल और बड़ी टाइम टेकिंग जॉब है। अब इमरान भाई खुद ही बात कर रहे हैं, अब ये मैंने नहीं कोई जवाब। मुझे लगता है कि आपको एक्टिंग नहीं करने देगी। लेकिन मुझे थोड़ी सी चीज में बात करके पता चल गया कि आप, मैं इसलिए देखे साथ बैठी हुई हूँ। वो एंकर मुझ में से नहीं निकलता ना, जो मैं समझती हूँ कि मैं भी अगर आई एम सो ग्लैड कि आपसे मुलाकात आई एम सो ग्लैड कि मेरी एक स्टूडेंट है जो आपकी फ़ैन है इस कदर कि वो इस वक्त पागल हो रही होगी इस्लामाबाद में देख के आपको। तो जो ये कैरेक्टर्स कर रहे हैं वो हैं, मतलब कोई थोड़े से अटूस्टिक बच्चों के, या जो से
उसमें भी इनके अल्फाज जो हैं वो क्लैरिटी के साथ आते हैं, वो इनका फन है मेरे मुताबिक। ये बहुत बहुत आप कह रही हैं, ये तो नहीं, बहुत बहुत that's शुक्रिया। true. अल्लाह आपको आपकी बात समझ में हमें आती है जब आप कर रहे होते हैं, दैट्स वेरी बिग। और ये भोले का जो करेक्टर है इसने तो मजबूर कर दिया है कि रातों को जो क्लिप शेयर होते हैं उठ उठ के वो देख रहा होता है शुरू बंदा। हुआ है बोला। और वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जमील मैं एक दिन यार रात आप को करके दिखाएं ना क्या करते हैं थोड़ा सा मैं सबसे ज्यादा आपका जो ये वाला करेक्टर है ना, वो ऐसा गुम होके मैं देख रहा होता हूँ। दुआ मुझे कह रही होती है आप क्या देख रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा फिर ना और उसकी प्रैक्टिस है। अच्छा प्रैक्टिस तो सर दिखाएं ना थोड़ी सी, यार आप दिखाएं। प्रैक्टिस अचानक मैं खुद उस करेक्टर में चला जाता हूँ। लाइक थोड़ा सा जाए ना, थोड़ा सा का वक्त हो गया। एक ब्रेक लेते चलिए हैं। हम ब्रेक के बाद भी नहीं छोड़ूंगा मैं आऊंगा इसी बात में। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बहुत सी बातें करेंगे हम अपने मेहमानों से। अब देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप ऐसे रुक गए, मुझे लगा कि कुछ और कहने लगे आप। मैं ये चाह रहा था कि जो हमने डिसाइड किया था ना अभी ब्रेक से आने से पहले, वो उसी के मुताबिक चले। कमल साहिबा, अगर हम आज की टीवी की बात करते हैं और जिस टीवी से आपने आगाज किया, अगर हम ड्रामा की भी बात करें तो उसके मयार में क्या बड़ा फर्क देखती हैं आप? आजकल देखिए टेक्निकली बहुत बेहतर है इनके पास, मतलब हर चीज़, कैमरा, लाइट, देखा मेकअप, शक्लें कुछ देर पहले कैसी लगती थी, कुछ 2 ड्रामों के बाद बहुत ही अच्छी सी भी हो जाती हैं। मैं तो वहीं फंसा हूँ पहले ड्रामे में। So, ये इनके पास प्लस पॉइंट्स हैं। हम लोग लाइव ड्रामा पूरा होता था और फिर राइटर्स ऐसे थे, लेकिन अभी भी देखते हैं कि इस कदर अच्छे कुछ चैनल्स के प्लेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो शायद मैं कहूँगी भी कि इनका ओवर एक्सपोजर है। बहुत अच्छी बात की, बहुत क्योंकि वो बात थोड़ी इनके आड़े ब्रेकिंग आएगी। न्यूज़ में भी बदल गया है। हाँ, खबरें, अगर आप कुछ ड्रामे तो ऐसे हैं कि 9 बजे की खबरें लगाएं या ड्रामा लगाएं, दोनों एक ही चीज़ होगी, अदाकार होंगे। आप खुल के बात करें ना प्लीज। आप इतना क्यों? मुझे लिहाज में मैं कहती हूँ लिहाज कैसा? जिस चीज़ को आपने इतने साल से सर्व कर रही हैं, आपका उस पर पूरा हक है, आप जो चाहती हैं वो कहें। नहीं वो तो ठीक है, वो आपकी लेकिन ये बात सचमुच में इनके आड़े आएगी आगे जाके, क्योंकि बहुत ओवर एक्सपोज्ड हैं ये बच्चे। चले फिर हम ये चाहेंगे कि आपकी तरफ से कुछ सजेशंस जाएं न्यू कमर्स के लिए भी, और जो इस वक्त भी फील्ड में हैं, जो इस प्रैक्टिस में हैं। मतलब अब इनकी इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी है उस वक्त के ड्रामे वालों से, तो बहुत ही अच्छी है। और मतलब उस वक्त में तो क्या ड्रामे में होता था, लेकिन लगन इन बच्चों की बहुत है। कुछ एक्टर्स बहुत मेहनत से करते हैं, इसलिए नहीं कि आज ही पास बैठे, तो बहुत मेहनत से मुझे मालूम है ना कितना क्या इनकी इनर क्या होंगी फीलिंग्स इस वक्त ये इस किस्म के कैरेक्टर्स कर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट डूइंग जस्ट अ वेरी चॉकलेटी हीरो, यू नो, ही इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड इन हिज दिस थिंग। तो वो मतलब ये वो एक्टिंग कर रहे हैं, ये वो एक्टिंग कर रहे हैं जिसको ये कहा जा सकता है कि एक्टिंग की रूम में घुस के एक्टिंग कर रहे हैं। शायद बहुत से एक्टर ना करना चाहें। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा एक मकसद है, जो मकसद खैर बड़ा अजीब लफ्ज़ होता है, मकसद एक बड़ा नेगेटिव है। मकसद समझ रही है बात भी, मैं मतलब और मकसद जो है ये 2 बड़े अजीब होते हैं, अगर लेकिन मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। मतलब मेरा मतलब है, मेरा मकसद है कि सपोर्टिंग एक्टर को हमारे मुल्क में बहुत ही आम और बहुत ही एक ख़ास जगह पे समझा जाता था। तो मुझे इमरान अशरफ को कभी भी बड़ा नहीं करना था, ना मैं करना चाहता हूँ। मेरा मकसद सपोर्टिंग एक्टर को, एक कैरेक्टर एक्टर को यहाँ तक लेके आना, एक रास्ते को खुला करना था कि जो जहाँ से एक इंसान के गुजरने की जगह भी नहीं थी, वहाँ से अब 3-4 लड़के तो गुजरे कम से कम। और अल्लाह का शुक्र है, आई एम वॉचिंग इट। भोला है जो भी है, वो जैसे कुछ चॉकलेट हीरोज़ जो कि बड़ी ज़रूरी हैं। खूबसूरत होने से ज़्यादा खूबसूरत बात इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती।
लेकिन कैरेक्टर एक्ट्रेस के लिए इतनी जगह नहीं होती थी। अब बन रही है, नॉर्म टूट रहा है और इंशाल्लाह ये जरूर होगा। आप भोले की एक्टिंग करके दिखा। वाह दुल्हन, आ गए मजे, आ गए मजे। जी मजे आ गए। गुड। तो देखिए कितना असर होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन इनके जो कैरेक्टर, जैसे मैंने शामू का जिक्र किया, आलिफ अल्लाह, और पर्सनली मैंने कई जगह उसे कोट किया, बहुत सब्जेक्टिव था और बहुत डिफरेंट था। सिर्फ ये नहीं कि आपने कैरेक्टर किया है, वो कैरेक्टर डिफिकल्ट है एक एक्टर के लिए और वो स्क्रीन पर उस तरह से नजर नहीं आया। वो जो सब्जेक्ट आपका है, जो आप वही मैं बात कर रहा था ना कि कि खबरों में और ड्रामे में बहुत फर्क होता है। ये हमें समझना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये नहीं कि अभी भी ड्रामा, हम बड़ा बड़ा अच्छा ड्रामा भी बना रहे हैं अभी, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये है बहुत सारे ड्रामे जो चल रहे हैं, लेकिन कुछ ड्रामे खबरें भी चल रही हैं जो नुकसान देगा हमारे ड्रामा इंडस्ट्री को। लेकिन जैसे आप इकोनॉमिक्स की बात कर रही थी कि आजकल बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जब शुरू किया काम, उस वक्त में ओवरनाइट स्टार्स बनते थे। एक बंदा रात को चाय देता था कि साहब चाय पी लें, सुबह वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर होता था। ये तो है। हम टक्करे मार मार के मर जाते हैं तो फिर जाके बारी आती है। इतना चैनल, इतने चैनल्स, इतने ड्रामे, तो चले पैसे तब कम थे, लेकिन आपके ख्याल में ये सब कंपटीशन की वजह से या कोई और भी रीजन हो सकती है? कंपटीशन, देखिए कंपटीशन किस तरह का कंपटीशन, सब एक ही तरह के काम कर रहे हो, क्या कंपटीशन? बहुत डिफरेंट। कोई आता है जो कुछ अलग। कंपटीशन तो होता है ना कि एक उधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, ये एक ही तरह। अब बहुत अच्छे लड़के, फिरोज खान जो खानी में लड़का, ही सो गुड, बिलाल अब्बास, गौहर, एक और है पारस, ये लड़के हैं जो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सही, मेरे से तो तुमने करवा लिया। जैसे इन्होंने कहा ना कि ड्रामे पे असर हो रहा है खबरों का, मैं समझती हूँ खबरों पे भी बहुत असर हो रहा है। आजकल खबरें हम यूं पढ़ते हैं। अच्छा, मेरा डिपार्टमेंट नहीं वो इन दोनों का। मैं आपसे इस बात से एग्री आज की खबरें हम यूं पढ़ते हैं कि फुला वज़ीर आज़म चीन चले गए। अच्छा भाई, आप साथ तो नहीं गए ना? नहीं, मैं फिर आप वापस आ जाए, क्योंकि जो खबरें हैं ये बड़ा सीरियस बिजनेस है, बहुत सीरियस बिजनेस। और आप उसको एक्सेंट के चक्कर में, ड्रामा अपने ऊपर तारी करने के चक्कर में, पाकिस्तान में होने वाले हलाक। आपको पता है ये आपका ऑडिशन भी हो सकता है न्यूज़ के लिए। मैंने एक दफा ऑडिशन दिया था। अच्छा। और मैं था कोई ब्रेकिंग न्यूज़ का ऑडिशन? 16-17 साल का था मैं तब। तो मैं आपको पता है मैं सिलेक्ट हो गया था, लेकिन मुझे बैंकॉक जाना पड़ना था, मैं नहीं गया। मैं नहीं भाई, मैंने नहीं जाना। तो अगर फिर आप आज एक एंकर होते तो फिर आप इस चीज को मिस कर रहे होते? मैं इस चीज़ को नहीं मिस करता। एंकर होना एक बहुत बड़ी बात है यार। एंकर्स मेरा ख्याल है कुछ एंकर्स तो एक्टर्स से बड़े स्टार्स हैं हमारे मुल्क में। अगर आप 8 बजे हर घर में या 9 बजे, एंकर बहुत बड़ी बात है। न्यूज़ कास्टर होना एक बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, हमने ना कंवल साहिबा से तो सुन भी लिया, इन्होंने हमें वो लाइंस भी सुनाई जो 1964 में पहली दफ़ा इनकी टीवी पे अपीयरेंस थी। तो फिर हमने इनसे ये भी रिक्वेस्ट की थोड़ा गुनगुना के हमें सुनाए, वो भी हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब हमारी कुछ ख्वाहिशात, कुछ फरमाइशें आपसे हैं। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो भोले का कैरेक्टर लोग देखना चाहेंगे कि जो हम क्लिप्स में देख रहे आप थे। सोचे ना कि हमारे शो की रेटिंग कितनी आएगी कि भोला पाकिस्तान में हो जाए हमारे मुल्क से। मैंने आपकी पिछली बात से लिंक किया जो अरे आप सही कह रही हैं, लेकिन ये रेटिंग, एक्चुअली ये रेटिंग का चक्कर है। रेटिंग सब कुछ खा जाएगी, टैलेंट खा जाएगी, ड्रामा खा जाएगी, क्रिएटिविटी खा जाएगी। खुदा अल्लाह करे इस मुल्क से रेटिंग। चलें अब ये बात आई एम डैम सीरियस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है। नहीं सर, आप बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत ऐसा आर्टिस्टिक चीज है जिसकी रेटिंग नहीं आती, वो दूसरी दफा बनाते ही नहीं। लेकिन चलें, ये एक टॉपिक ऐसा है जिसपे बहुत बात हो सकती है ना, क्योंकि फिर इश्यूज पे भी बात होगी कि हम देखते हैं कि 2-3 चैनल्स पे 5-6 ड्रामाज हैं और एक ही तरह के हैं। उसमें खास कुछ वर्ड्स, खास कुछ एक टॉपिक ऐसे लिए जाते हैं कि जो शायद लोग देखना पसंद करते हैं या शायद वो ये चक्कर होता है। लेकिन इस बात को हम साइड पे रख देते हैं। हम बात करते हैं 800,000 2,000 मीटर पे आप क्या 20 करोड़ अवाम का फैसला कर सकते हैं। खैर चले, भोला हमारे साइड पे है, भोला हमारे साइड पे है। मैं भी एक बात, मैं ये कहता हूँ कि ये रेटिंग से बड़ा टंग हूँ मैं। तो ये
ऐसा ही है कुछ, ऐसा ही है। सॉरी मैं बड़ा ओपन बात कर नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बात बात है, लेकिन इस कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं मेरे ख्याल में, वो हम डिस्कस करेंगे तो वो एक अजब सा होगा। हाँ नहीं बिल्कुल असल है वो, लेकिन देखिए मैं ये कहता हूँ अगर 7 दिन में 7 ड्रामे बनते हैं, 5 रेटिंग के लिए बनाए, 2 जो हमारा ड्रामा जो इन लोगों ने शुरू किया हुआ था, जिससे हमारी पूरी दुनिया में पहचान थी, जिसकी वजह से पीटीवी या जो हमारा वक्त था, जिसकी वजह जो ड्रामा बाहर के मुल्कों में पढ़ाया जाता है, 2-3 उसके भी रखे। कौन सा आप कौन सा सही बात है जी। आपकी कोई फरमाइश इमरान से? मैं तो दुआ दे सकती हूँ कि अल्लाह इनका जो ये इनके लिए बहुत कीमती जो चीज़ होगी। इनका माइंड सेट मैंने अब तक देखा है, अल्लाह करे कि यही आपकी कामयाबी कभी उसको ना बदले नहीं, और आप इंशाल्लाह। उसी माइंडसेट को लेके चले तो अल्लाह करेगा, हम तो नहीं होंगे, हम सा कोई नहीं, होगा आप जो होंगी आपको बहुत इंशाल्लाह। एडमायर करेंगे आप होंगी, और यू बिल्कुल। गॉट अ लॉट टू गिव टू द इंडस्ट्री। अच्छा, विद फैमिली कब आ रहे हैं आप हमारे पास? मैं अभी आ जाता हूँ 15-20 मिनट। हम चाहेंगे शादी की पिक्चर्स तो आपकी बड़ी वायरल, ऑल्दो आप उस वक्त ये शो स्टार्ट नहीं हुआ था, वरना हम फरमाइश करते कि अपनी शादी पर हमें बुलाएं, तो कभी आए हमारे साथ आप किरण भाभी के साथ बिल्कुल, हमारे जरूर, सेट जरूर, पर। जरूर, तो जरूर। क्या आपको डिफरेंट लगा? शादी से पहले काम करना आसान लगता था या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई उनकी? नहीं, अब मेरे लिए आसान हो गया है। अगर आपकी बीवी समझदार हो और आपकी कामयाबी से को अपनी कामयाबी समझती हो आपकी, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। वैसे, घर में भी वैसे आपको- उनकी क्या बात आपको अच्छी, क्योंकि वो डेफिनेट देख रही होंगी आपको। नहीं, वो नहीं देख रही, sorry, नहीं देख रही, sorry, सॉरी। sorry। चलिए रिपीट में हम स्पेशली हाँ देखेगी, मैं उनको जरूर शेयर कर उसकी दूंगी। सब देखिए। आप सोचें, एक बात आप पूछ रहे हैं मुझसे, जिस इंसान से मैंने शादी कर ली उसमें कम से कम 1 लाख अच्छी बातें तो होंगी। की बातें सुन के इतनी मुतासिर हो रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि जमील को किसी शो पर भेजा जाए गेस्ट, मैं भी सुनूं इनके क्या अच्छे ख्याल हैं। इंसान है, वो उनकी आंखों से नजर आ रहा है। अच्छा, थैंक यू, थैंक वाह, यू, वाह, एक अच्छे so इंसान- nice of you। अच्छे ना होते तो आप शादी करती यार, सोचे तो सही। नहीं नहीं, Oh, इसमें तो wow। कोई हाँ, शक हाँ, नहीं। लेकिन इसमें तो इसमें कोई- मैं चाहती हूँ ये भी कहे, लेकिन आप प्लीज एक काम कह दो करिए, बेटा। इसमें कोई शक आप नहीं उनकी है। तारीफ आज हमारे सामने करें। ये सब जो आप मेहमानों से करवाते हैं आज हम आपसे करवाएंगे। मेरी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा। देख के नहीं खड़े हो गए सर आज खड़े हो गए, ऐसे नहीं सर, प्लीज प्लीज, अरे माइक में उठा लो सर, आप प्लीज खड़े हो करके प्लीज प्लीज प्लीज, आप भी खड़ी हो जाए प्लीज, आप ओके। मेरी उधर नहीं, उन्हें देख के सर, नहीं छोड़े कैमरे, आज बीवी है सामने। इस वक्त जो है वो एंकर इमरान है, ठीक है, हम इनके गेस्ट हैं। अब एक सर आप सामने मेरी देखिए। जिंदगी का सबसे खूबसूरत, Thank you, सबसे ठीक है। कीमती हिस्सा तुम हो दुआ। वाह 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 Credit goes to you, वाह वाह Imran. वाह, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब मैं बोलिए कि अब आप भी फरमाइश जवाबन कुछ करें। मुझे मैं जरूर कहूंगी नेक्स्ट शो में जब आप विद फैमिली अच्छा, वैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था आगे से आएगा, आ गए मजे। आए 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 मजे। ये वैसे आप एक दफा करके दिखा दे, ये लोग इस डायलॉग के जितने फैन है ना। ये एक्चुअली मैं बड़ा डरा हुआ था ये बोलने से पहले, वही फायजा ने, जब फायजा इफ्तिखार, काशिफ निसार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्ले में मौका दिया। फायजा इफ्तिखार एक कमाल राइटर है, बिल्कुल, जिनका आंगन और बाबा जानी, वंडरफुल। तो उन्होंने लिखा, ये आगे मजे लिखा था, मैं डर रहा था, मैं कहा यार ये कहीं लोगों को बुरा ना लग जाए। मैंने बहुत डरते डरते ये बोला है, और मुझे नहीं पता था कि लोगों को यही अच्छा लग जाएगा। वो मजे मजे हर जब मैं अब शूटिंग कर रहा था मरी में, तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करना, मैंने आधा माल रोड, कितना बड़ा है, हाँ जी, मैंने आधे माल रोड पे सिर्फ एक आवाज़ सुनी है, आए आए मज़े, मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग एक, तो वो ये मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ उस, जब आप लोग काम शुरू किया था आप लोगों ने, ये उस वक्त में ऐसे रिस्पॉन्स होती थी, सही बात। ये एक अल्लाह की ब्लेसिंग है। लेकिन वो सब लोग जिनको कामयाबियां मिल रही हैं, मेरे समेत मैं कर दूंगा मजे, मुझे पता है वही फंसे में, तो मेरे समेत आप कामयाबी का मजा जरूर लें, लेकिन उसको सीरियस मत लें। हावी नहीं कर लें अपने पे। वो एक दिन की है, वो 6 महीने की है, वो पूरी जिंदगी की है, ये कोई तय नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। याद है एक ड्रामा आता था पीटीवी, वो कहता था माचिस, हाँ, माचिस माचिस है होगी तुम्हारे आपके-
माचिस है तुम्हारे वो ये डायलॉग याद है आपको? हाँ बिल्कुल। हाँ, या मेरे एक और था, चक्कू है मेरे पास। हाँ चक्कू है, हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अल्लाह की लाली। देन होती है। हाँ ये वो कैरेक्टर्स है। ये रब ये अल्लाह ताला की 100% इन्वॉल्वमेंट है, ये मेरे और किसी के बस में नहीं। इसमें कोई शक नहीं इसमें। और सीरियसली आपकी बातों से हाउ हम्बल यू आर, ये मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी बात है। वरना बहुत से हमने लोग ऐसे भी देखे हैं, खुद ही इन्होंने खूबसूरत बात की, इन शॉर्ट कि गर्दन में सरिया नहीं आना चाहिए, आप जितनी मर्जी बुलंदी पर पहुंच जाएं। और वो रूह का था, देखिए वो आपके बस में नहीं है कि आप गर्दन में सरिया ना आने दें, वो आप कोशिश कर सकते हैं। ये रूहें तोहफे होती हैं अल्लाह ताला की। सही बात है। अब इसी बात पे हो जाए, आए 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 मजे। तो ये लेकिन वो आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई लव्ड इट। मुझे आप लोगों के साथ, खैर इनका तो मैं प्यार लेना चाहूंगा आपसे। ये तो खैर ये तो इन लोगों की तो खिदमत है, इन लोगों की वजह से ही हम जो अब कर रहे हैं ये। लेकिन आप अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे, कामयाब रखे, तारीफ करते रहा करें थोड़ी बहुत यार, इतना कहा है उन्होंने। आपका नंबर आ गया, मैं इनके मोबाइल में वैसे मैं खुद भी मैंने बहुत कुछ सीखा है डांस से, सीरियसली। आप खुद बहुत सीखे हुए हैं सर। मैं टारगेट पे क्यों, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कमल साहिबा, एक ऐसी बात जो पहले भी जिस तरह जमीन आपसे कर रहे थे, और बड़ी खूबसूरत बात कि जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपको वो सक्सेस हावी नहीं करनी चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि कोई देखने वालों को कोई खूबसूरत पैगाम आपकी तरफ से जरूर जाना चाहिए जो सीखने का, और हम भी उससे सीखेंगे डेफिनेट। मैंने एक ऐसे इदारे में जन्म लिया, रेडियो, जिसका मोटो है अच्छा बोलो। मतलब उसके बीच में लिखा हुआ यही है। और फिर अल्लाह खुद कहता है अपने कलाम में कि उसको इनकिसारी पसंद है। बेशक ठीक है ना बेटा, इनकिसारी इतनी भी नहीं हो कि आपके ऊपर से कोई ट्रैम्पल करके चला जाए, लेकिन आपकी जाहिर और बातिन में इकट्ठी हो, ताकि बनावट ना हो, है ना। और आप उसको कैरी करें अपने साथ, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है, अता उसकी है। आप उसको बेहतर कर सकते हैं, आप हर वक्त उसको बेहतर से बेहतर करें। और हर सांस के साथ मैं आज तक अब इस उम्र में आके कि मैं कहती हूँ कि सब तेरा करम है मौला। वरना 1 करोड़ लोग पड़े हैं, अच्छा भी बोलते हैं, आवाज़ें भी, आवाज़ तो हर एक की खूबसूरत होती है, सिर्फ उसको ढाल लेना। सही बात है। इनायत किस पे होनी है, इनायत किस पे खालिस्तान अल्लाह, आपके वाली बात कि 100% जो है ना वो ऊपर से। मैंने ऐसा देखा है अक्सर सेट पे एक सीन हो रहा होता है, तो सीन पे तालियां बज रही होती हैं, एक एक्टर का मैं देखता हूँ, और सब कहते हैं वाह 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 वाह, और एक दूसरा एक्टर होता है जिसपे किसी का ध्यान ही नहीं होता। जब वो ऑन एयर आता है जिसपे तालियां बजी होती है उसका पता ही नहीं चलता, और जो दूसरा है वो हिट हो जाता है। बिल्कुल। फिर वही बात इनायत, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बड़ी दफा ऐसा मैं उन एक्टर्स में से हूँ जो सेट पे बड़े डायरेक्टर्स हैं, बहुत हैं, शद्दी भाई हो गए, शाहिद जवाद, दिल मोम का दिया जिन्होंने किया जी। वो मुझे कहते थे, पहले दफा मुझे उन्होंने कास्ट किया ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि हुमायूं सईद मेरे बहुत अच्छे, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब हम बड़े पक्के दोस्त हैं। तो वो प्रोड्यूसर थे उस ड्रामे के, तो उन्होंने रात को उसको फ़ोन किया हुमायूं भाई को, कहा कि यार ये किस तरह का एक्टर दे दिया तुमने मुझे, कि तो अजीब, इसका तो काम मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन वो जब ऑन एयर आया, वो जब एडिटिंग के बाद आया, तो वो मुंह खुला हुआ इस बंदे का, शद्दी भाई मुझे फोन कर कह रहे यार, कहते हैं यार सॉरी यार, मुझे समझ नहीं आई। तो फिर अल्लाह ताला का एक वो जो इनायत होती है, तो ये हम चाहेंगे आपकी तरफ से भी एक पैगाम जाए। लेकिन मैं उससे पहले पूछना चाह रही थी, कोई और ऐसे कैरेक्टर अपकमिंग जो आपके कोई ड्रामा जैसे भोला, शामू, इस तरह। मैं एक विलन कर रहा हूँ अब। ओह कमल साहिबा डर गई ऐसे पप्पू, इतना अच्छा लगता मुझे। लेकिन मतलब वर्सेटैलिटी कैसे आएगी फिर, अगर मैं बहुत मासूमियत हो गई है, बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा। वैसे वो सूट करेगा आपका इनोसेंट फेस, और आप अंदर से बहुत नेगेटिव रोल्स किए हैं। नहीं, ये कुछ पता है आपको, भोला देखने के बाद ना लोगों का दिल नहीं कर रहा कि वो आपको नेगेटिव कैरेक्टर। फल्ला के बाद भी लोगों का दिल नहीं कर। देखिए ये मैंने दिल लगी पहले, उसमें बहुत मासूम था, फिर उसके बाद सदके तुम्हारे में मैं विलन था। तो मेरा काम वर्सेटैलिटी से जुड़ा हुआ है। और जो नया आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट है जिसमें विलन का आपका कैरेक्टर है, उसमें क्या कोई खास इसी तरह का है, स्पेशल कैरेक्टर है? नहीं, हर इतने ज्यादा भी मैं कोई अरस्तु तो नहीं हूं कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ निकालूं, उसको कुछ करने की कोशिश करूंगा। सीधा है वो, गेटअप भी चेंज है। हाँ, ये आपको मैं चेंज नहीं लग रहा आजकल।
चेंज है थोड़ा सा। क्योंकि भोले में तो आपने शायद वेट भी अच्छा, किया। बहुत खाया मैंने जानबूझ के, क्योंकि भोला का मुंह ना हिलता जब तक वो भोला कैसे लगता। बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल वेट वाकई बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा है, अब तो बोलते हैं तो बहुत उससे तो बहुत बिल्कुल, बल्कि जो यहाँ से वो एक राल भी टपक रही होती है तो रुमाल से साफ हो रही होती है, उसकी भी बड़ी लोग मैं खुद कहूँगा कि वेरी नाइस, वेरी ग्रेट। अच्छा, अल्लाह ताला आपसे भी आपको चाहूंगा, ऐसी ही इज्जत और दे, आमीन, और आमीन, हम आपसे भी यही फरमाइश करेंगे कि देखने वालों को, न्यू कमर्स के लिए कोई मैसेज। मैंने उन्हें न्यू कमर्स को मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि आप दफ्तरों के प्रोडक्शन, सॉरी मेरी मुझे ना बहुत बुखार है इस वक्त, तो अगर आपको ये लगता है कि प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगा के डायरेक्टर से काम मांग के, प्रोड्यूसर से काम मांगना या अपनी जूतियाँ घिसाना ये स्ट्रगल है, तो ये गलत है। स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ काम सीखना है। काम सीखने को स्ट्रगल समझे, सब कुछ आपके हाथ आ जाए। खूबसूरत मैसेज, खूबसूरत मैसेज। आप दोनों मेहमानों का बहुत 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 शुक्रिया, और हम जरूर दोबारा भी चाहेंगे कि आप लोग हमारे मेहमान बने। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि आपसे ऑफ एयर भी मिले आपसे किसी दिन, आप बड़ी इंटरेस्टिंग एक ब्रेक लेते हम हैं, आपको दोबारा ब्रेक ज़हमत लेते हैं। देंगे विद फैमिली। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, आपको खुशियाँ जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। ब्रेक लेंगे हम और ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो सितारों का हाल होगा। आज के सितारे क्या कहते हैं, आपके सितारे क्या कहते हैं, आपके सितारे और क्या आज कहते उन्होंने हैं? मेरे सितारे के बारे में भी बताना है। लेकिन ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। Stay tuned. वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि आपसे टैलेंट पाकिस्तान का ऐसा हिडन, या फिर जो पाकिस्तान के लिए बहुत सी ऐसी जगहों पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है किसी ना किसी जगह, तो उनसे भी मिलवाएंगे। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस कौमी हीरो को दावत दी है, उनका ताल्लुक एक ऐसे खेल से है जिस पर पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक हुक्मरानी की है। जहांगीर खान, जानशेर खान, ये बड़े नाम हैं जिनका दुनिया भर में तोती बोलता रहा। जी हम बात कर रहे हैं स्क्वॉश की, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत से एजाज़ात भी जीत चुके हैं। हारिस कासिम, एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियन, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। और उनके साथ द वन एंड ओनली साम्या जी। बिल्कुल, सितारों का हाल और अस्सलाम वालेकुम कुछ भी पाकिस्तान। जानना चाहें सितारों से मुतल्लिक, तो साम्या जी हाजिर खिदमत है आपके। लेकिन हारिस से हम बात शुरू करेंगे और उसके बाद फिर जाहिर है साम्या जी हमारे साथ ही होंगी। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा हारिस, बड़ी हमें खुशी है कि आप हमारे शो पर हैं। कौन कौन पाकिस्तान से का और नाम- कितने बड़े बड़े टाइटल्स आपने अपने नाम किए, वो हमें बताइएगा। मैंने ब्रिटिश जूनियर, स्कॉटिश जूनियर, एशियन टीम इवेंट और एशियन इंडिविजुअल्स, एशियन टीम चैंपियनशिप, Very good. ऐसे जापान जूनियर, हांगकांग जूनियर, काफ़ी टूर्नामेंट जीते हैं। वेरी नाइस, मैं नेशनल चैंपियन भी हूँ, मैं वर्ल्ड नंबर 1 भी हूँ अंडर 17 में। और कैसा महसूस होता है आपको, माशाल्लाह, कैसा महसूस होता है पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान के लिए टाइटल्स जीत कर? बहुत खुशी बाहर में जाते हैं बहुत खुशी महसूस होती है, और स्पेशली जब इंडिया के खिलाफ मैच हो, जैसे रिसेंटली टीम चैंपियनशिप में था। तब तो ज्यादा एक जोश आ जाता होगा। एक जोश सा होता है खेलने, जब इंडिया के साथ आप खेलें, और जीतने की भी खुशी होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ खेल नहीं, वहाँ जंग हो जाती है। बहुत जंग हो जाती है, सही तो बात है। आप कंफर्टेबल फील करते हैं जब आप सीनियर से मिलते हैं, या ड्यूरिंग टीम आपको लगता है सिस्टम बहुत परफेक्ट है, या आपको लगता है कि नहीं अभी इसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? मोस्टली जो सीनियर्स हैं वो मोटिवेशन होते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है, या अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बाकी सेट होता है। सही। मतलब जैसे न्यू कमर्स आते हैं, न्यू टैलेंट आता है, तो वो जिस सिस्टम में आता है तो वहाँ बहुत सी चीज़ें देखता है और वो बिल्कुल, कहता है नहीं challenges ये का भी बड़ा चेंज सामना होना करना चाहिए, पड़ता है। ये भी चेंज होना चाहिए। Yes, आपको भी ऐसा लगता है? ऐसे होता है कि जना कुछ चीज़ें जैसे हर चीज़ मॉडर्नाइज होती है, जैसे स्टडीज़ वगैरह में, इस तरह स्क्वॉश में स्क्वॉश मॉडर्नाइज होती जा रही है, फास्ट होती जा रही है, फिर हम लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो अच्छा हारिस, ये बताएं फिर आपने स्टडीज को, अपनी डेली रूटीन को, फिर आपके इस शौक को, इसकी प्रैक्टिस और फिर सब खेलना, इसको कैसे मैनेज किया आपने? मैंने पहले तो ओ लेवल्स किया, उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ GCU में, वहाँ से मैंने FSc की है कंप्लीट,
रिसेंटली मैंने उसका एग्ज़ाम दिया, इस तरह के मैनेज हो जाता है अगर आप करना चाहो तो। आपकी एक वेल हो तो आप कर सकते हो कुछ भी। और तो फिर फिजिकल मुश्किलात- फिटनेस का ख्याल कैसे रखें? स्पेशली फिटनेस की अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे जिम ट्रेनिंग हो गई, फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, हिल क्लाइंबिंग हो गई, ये सब मैनेज करना पड़ता है। और हारिस बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मेरा भी यही सारे से समझता हूँ कि मैं हो चुका हूँ बड़ा, मैंने जो बनना था मैं बन चुका हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, प्लस वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियन सर जहांगीर सर जॉन की तरह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे आने वाला नया टैलेंट अपने पुराने सीनियर्स को भूलता नहीं है, और ये बल्कि सबसे हमेशा अच्छी बात है। हाँ, आप सबसे उनसे अच्छी सीखते बात हैं, आप उनसे सीखते हैं। बिल्कुल। सामिया जी क्या कहते हैं सितारे? मैं तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी, पाकिस्तान के जायचे को जब हम पढ़ते हैं दुआ, उसमें जो पाकिस्तान का 5वां हाउस जिसे कहते हैं, खेल हो गया, फ़नो सकाफ़त हो गया, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। ऐसे हीरोज़ पैदा होते रहे हैं, होते रहेंगे, और पाकिस्तान का नाम इन्हीं लोगों की वजह से हमेशा हमारी जो है ना एक आइडेंटिफिकेशन इन लोगों की वजह से इंशाल्लाह बनेगी कि ये पाकिस्तान का एक ब्लेसिंग है इन लोगों की वजह से जो है। तो ये चलता रहेगा कि पाकिस्तान के 5वें हाउस की जो ब्लेसिंग है बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, मेरे लिए मेरा काम बिल्कुल, हम वैसे आपके सेगमेंट में कॉल्स भी शामिल करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि हमारे देखने वाले भी आपसे सवाल वो लोग जिनका अपने आज सितारों का हाल बर्थडे जान है सकें। वो लोग भी बिल्कुल अपने इस बर्थ ऑफ मंथ के बारे में पूछना चाहें तो ये चीज भी हम ऐड करेंगे बिल्कुल आने वाले दिनों में। तो लोग तो वैसे भी बहुत सुनना चाहते हैं ना, आप पूछना चाहते हैं बहुत सी बातें आपसे। ये मैं कहती हूँ कि ये बार बार एक बात को मैं कहती हूँ, गैब का इल्म नहीं है, अंदाजे हैं, लेकिन मैंने जो आज तक ऑब्जर्व किया है कि बड़ा लोग, हालांकि कोई ना कोई कैसी स्टेज आती है कि जहाँ इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है कि ये ज़िंदगी में हो क्या रहा है हमारे साथ जो है। तो क्या मैं शुरू करूँ? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, दुआ और जमील, एक सितारा फॉल करने जा रहा है मरकरी, ठीक है। ये है तो नन्हे के कारनामे, मैं इसको कहती हूँ, ये बहुत नोटी भी है। और ये इसकी वजह से क्या होता है, जब ये फॉल करता है, ये मिसकम्युनिकेशन कराता है, ये चोरों को अलर्ट करता है। तो इन दिनों में आप लोगों ने केयरफुल हो जाना है। ये पेपर वर्क की गलतियां कराता है। सबसे खतरनाक, इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े खराब कराता है। आपको पता ही नहीं चलेगा, घर की मशीनें जलना बुझना शुरू हो जाएंगी कि ये इतना ज्यादा असरअंदाज होता है लोगों में। ये आप सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की खराबियां भी कराता है। ये बताएं हमें जल्दी से, कब से शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा? ये 11 फरवरी से फॉल करने जा रहा है। अब ये कहाँ, जिनका सितारा एरीज है, हम एक रैपिड फायर बना रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन, एरीज को ये डैमेज कर सकता है। आपकी बैक स्टैबिंग लोग कर सकते हैं, जेलसीज लोग आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। ट्रैफिक में मोहतात रहिएगा। मेंटल जो अपना सिस्टम है, इसको आपने सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो अपने ध्यान से चलानी है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम पे स्ट्रेस डालेगा। उसके बाद जी टॉरस आ गया। टॉरस को ये दोस्तियों में गलत फहमियाँ पैदा करेगा, दोस्तों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कराएगा, या किसी होप के पूरा होने में अगर डिले आता है तो आपने फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। ये मरकरी के कारनामे जो कि 11 फेब से फॉल करने जा रहा है। तो ये आपने, और दोस्तियों को अगर आप नहीं खोना चाहते तो मोहतात हो जाइएगा। अगला सितारा आ गया जेमिनाई, यानी बुर्ज जोजा। इनका ये रूलिंग लॉर्ड है, हुक्मरान सितारा। इनके अंदर पैनिक, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के इश्यूज पैदा करेगा, और इनके बिजनेस हाउस में फॉल करने जा रहा है। तो अगर करियर से रिलेटेड कोई भी मामलात छान फटक करके आपने उसको ओके करना है। इस तरह आपने उसको किसी को डन नहीं करना। कैंसेरियन, बुर्ज सरतान वाले जो हैं, इनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिनके मुकदमे या कानूनी इश्यूज या वीज़ा इश्यूज पेंडिंग में है, तो आप सोचिए कि ताखीर में जो है हिकमत अमली अल्लाह की, वरना ना भी हो सकती है। तो आप इनको ड्रैग कीजिएगा इस अरसे में। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ाई पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये डी फोकस करेगा, इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगने देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नतीजा अच्छे आए इम्तिहानी, तो फिर आपने इस पे अपने इसको डिफीट करना है, सितारे को शिकस्त देनी है। अगला सितारा लियो, यानी बुर्ज असद, इनके खाना माल में।
तो प्लीज़ विंडो शॉपिंग भी ना करने जाइएगा या क्रेडिट कार्ड्स घर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि खर्चा कराएगा। अनएक्सपेक्टेड अखराजात का लोड लियोस के ऊपर आने वाला है। मैं ये कहूँगी आ सकता है, क्योंकि अंदाजे है ना। अगर आप सदका देते रहेंगे, आप हिकमत अमली करेंगे, आप इनको समझ के चलेंगे तो बच सकते हैं, आप अपने नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। टाइम तो नहीं, नहीं बिल्कुल, आप बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। वर्गो यानी बुर्ज स्पाइसेस का वेट करियो ना। मैं स्पाइसेस का अच्छा जी, बुर्ज सुंबला वाले जो हैं इनके रिलेशनशिप, अज़दवाजी ज़िंदगी या कारोबारी पार्टनरशिप, तो इन मामलात में मियाँ बीवी के दरमियान में बहुत मोहतात रहना है, और कारोबारी शराकतदारी में भी ये गलत फहमियाँ पैदा करा सकता है। तो आपने इसकी शरारतों में नहीं आना, अपने रिलेशंस को सेफ अगर रखना चाहते हैं। अगला सितारा आ गया लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। आपके ये फॉल करेगा खाना सेहत में और खाना मुलाजमत में। तो मुलाजमत और में गफलत नहीं बरतनी, सेहत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना आपने, और घर के मुलाजमीन को भी उस पर भी विजिलेंट रहिएगा ताकि कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अगला सितारा आ गया स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। आपकी लव लाइफ, तो अगर आप नहीं चाहते अपनी लव लाइफ में गलत फहमियाँ हों, नाराज़गियाँ हों, तो इस वक्त में कम्युनिकेशन कम से कम कर दें। पैकेज ऑन करके रातों को बातें ना करें, तो ये आपने एहतियात करनी है। और दूसरा जो है, अपने बच्चों के मामलात में विजिलेंट रहिएगा, वहाँ पे भी बच्चों को ज़रा सी आपकी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी। और जो ख़वातीन प्रेगनेंट हैं इस अरसे में बहुत मोहतात रहिएगा, अपनी प्रेगनेंसी इशूज़ को आपने मॉनिटर करते रहना है। अगला सितारा सेजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस। अच्छा जी, आपको ये कहाँ पे परेशान कर सकता है? खाना जो आपके ख़ानदानी मामलात हैं, जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, तो उनके दरमियान में गलत फहमियाँ ना पैदा कराए, वहाँ पे इनको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप लोग मुझे देख रहे हैं, जल्दी जितनी जल्दी मुझे हो सकता है। आपको पता है मैं तो पाइसेस का वेट कर रही हूँ। और मैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी, ससुराली रिश्तेदारियाँ, दफ्तरी मामलात, होशियार मुश्तरी होशियारबाज। तो यहाँ पे जो है जो घरेलू मामलात में आप लोगों ने मोहतात रहना है, और ताकि जो है कोई भी आप काम का लोड आपको ज़रा सा परेशान कर सकता है। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। आपको करेगा जी खाना माल में लियोस की तरह बहुत अखराजात का लोड पड़ सकता है। और अगला सितारा, और दोनों मियाँ बीवी को मैं वार्निंग भी देने लगी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉर्निंग शोज में काम किया है, तो मैं देखती हूँ होस्ट के अंदर वो एक फ्रिक्शन भी आ जाती है। माइक मुझे चाहिए, अब मैंने बात करनी है, आप दोनों के दरमियान बिल्कुल नहीं हो रहा ना, लेकिन ये पाइसेस करा सकता है। मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी, पाइसेस के क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में फॉल करेगा खामखा की बेचैनी, मूड स्विंग्स, सुस्ती के अटैक, हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन में दुआ बहुत मोहतात रहना। आप 11 से कह रही थी, या कारोबारी शराकतदारी, आप 11 से कह रही थी, मुझे लग रहा है ये इंप्लीमेंट हो चुका है। सामने आपकी तरफ आएंगे, हम जरा हारिस से ये पूछना चाह रहे हैं, हारिस आप जो चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े, खास तौर पे मैं इसलिए स्क्वॉश के बारे में पर्टिकुलरली बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि बदहाली का शिकार है, और बहुत एक जो हमारी हाइप थी, बड़े बड़े नाम थे हमारे, अब उस तरह नहीं रह गई। तो आपके ख्याल में जब आपने भी इसको, क्योंकि अभी तो आप अंडर 17 हो, लेकिन फिर भी क्या इसकी वजह ये है कि नए आने वाले उस तरह से दिलो जान से प्रैक्टिस नहीं करते उसमें पार्टनी, या फिर आपको कोई इंतज़ामी अमूर में ऐसा लग रहा है कि खला है बहुत ज़्यादा जिसको पुर करने की ज़रूरत है? ये भी बात है कि उस तरह नए आने वाले मेहनत नहीं करते उस तरह जिस तरह, और वैसे भी जो ना वो बहुत बड़े बिग नेम्स है, सर जहांगीर, सर जांशेद, जिनकी तरह कोई आज तक मेहनत कर नहीं सका। उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 555 हो गया जो आज तक तोड़ नहीं सका। और सेकेंडली कुछ लोग आए लेकिन उस तरह नहीं आ सके जिस तरह वो थे। और चैलेंजेस होते हैं आपके लिए कि आप आगे कर सकते हो इस तरह के नहीं, फिर वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, फिर आपका फोकसेस ना हटें। और उसके बाद कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए कोचिंग में, अब्रॉड निकल गए, हमारी कोचिंग बाहर चली गई, फिर इस तरह जो ना। तो मैनेजमेंट में भी आप देखते हैं कोई मसाइल होते हैं? मैनेजमेंट में होते हैं, लेकिन अब जो है ना हमारी स्क्वॉश को ना, हमारी फेडरेशन को एयरफोर्स लेके चल रही है, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, जो हमें लेके चल रही है, हमें स्पॉन्सर कर रही है। नहीं सिर्फ गवर्नमेंट अब हमारे एक्सपेंसेस नहीं उठा रही, एयरफोर्स उसको पे कर रही है सब कुछ। तो आपके स्क्वॉश को लेकर क्या प्लान्स क्या हैं आगे? स्क्वॉश को लेकर फ्यूचर प्लान्स आपने? स्क्वॉश को लेकर अभी I'm 16 year old और I'm world number 365 और just started playing PSA, और मेरे आगे प्लान्स हैं कि to be world number 1।
वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। विश यू गुड लक। you और so बहुत much. से ऐसे नौजवान जो आपकी एज के हैं वो यू आर डेफिनेटली एन इंस्पायरेशन फॉर देम कि वो आपको देख रहे हैं, और जो आपने बताया आपकी अचीवमेंट्स भी हैं, तो यकीनन वो भी वो उन बच्चों के लिए ज़रूर ये सबक होगा, वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे, और अगर वो स्क्वॉश का हिस्सा बनते हैं ये तो बिल्कुल। और सबसे इसी ज़्यादा तरह अच्छा कोई होगा। ऐसा टैलेंट जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, हारिस तो लकी हैं और इनको एक प्लेटफॉर्म भी मिला, इन्होंने अपना लोहा मनवा भी लिया, और आगे हमारी दुआ है कि आप ऐसे मनवाते भी रहे। लेकिन अगर ऐसा कोई टैलेंट जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसे ही जगह देंगे। अच्छा, लेकिन मैं एक सवाल करना चाह रही थी, आप पाइसेस के बारे में बता रही थी, एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अच्छा, पहले हम ये पूछ लेते हैं, कंप्लीट हो गया था ना? जी। नाउ पाइसेस की बात कर लेंगे। नहीं, मैं अभी जैसे अभी हमारी मुल्क की हालात है, आपने पहले ही पाकिस्तान दुआ की कभी मूड स्विंग्स परेशान करते हैं? मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा हम लेने वाले हैं, बहुत आपको ज्यादा। बताऊंगा। रात से चल रहा है मैं ऐसा। खुद बता देती हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरी जिंदगी में अच्छा, बहुत बड़ा दुआ change का आया। नाम भी पाइसेस में लैंड करता है। ओके, एक छोटा सा आप ब्रेक बातें लेते करें, हैं। आप बातें अच्छा, करें, नहीं, हमें नहीं, ब्रेक ले। मेरी बात हो रही है तो मैं ब्रेक लूंगी ताकि ये बातें कर सके। ब्रेक लेना, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सोशल मीडिया के बगैर अब जिंदगी अधूरी है, ये कहना अब गलत नहीं होगा। यहाँ अलग से एक दुनिया बस चुकी है, और सोशल मीडिया की जहाँ तक बात हो रही है तो हम आपके लिए वायरल वीडियोस लेकर आते हैं, वो वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं भारत का, जहां मारूफ गुलकार सोनू निगम के मद्दाहों के लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर मैं सुनाती हूँ। वैसे बुरी खबर यह है कि सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर एक शेयर की है, देख सकते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि सोनू ऑक्सीजन मास्क पहने अस्पताल के एक बेड पर मौजूद हैं, और इसी तरह से दूसरी तस्वीर जो उनकी आंख पर भरपूर सोजन स्वेलिंग देखी जा सकती है। उनकी ये तस्वीर देखकर मैं भी उनकी मदाह हूँ, बहुत से मदाह यकीनन परेशान हो गए डेफिनेट उनकी इस हालत में देखकर, और शायद उन्हें लगा कि सोनू निगम के साथ कोई हादसा पेश आया, लेकिन बादशाह मद्दाहों के मैसेजेस देखते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि ये हम सबके लिए एक सबक है, कभी भी ऐसी चीज ना खाएं जिससे एलर्जी होने का खदशा हो। ये तो मेरे लिए भी मुझे उन्होंने बताया कि मुझे फूड से एलर्जी हो गई, अगर अस्पताल करीब में ना होता तो शायद सांस की नाली में सूजन और भी बढ़ सकती थी और दम भी घुट सकता था। बिल्कुल, ओके, अच्छी खबर की तरफ चलते हैं। उन्होंने ये बताया कि अब वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो ये अच्छी खबर है क्योंकि बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचे और इस एलर्जी का जो है वो प्रॉपर से। और इसी अच्छी खबर के साथ हम इख्तिताम करेंगे अपने सुबह सवेरे पाकिस्तान, लेकिन जाते जाते आपके लिए ढेर सारी दुआएं, और जिस तरह से हमने आगाज किया था अच्छी बात सा, जाते जाते मैं उसका रिमाइंडर जरूर दूंगी, अपने इर्द गिर्द रिश्तों की कदर कीजिए, उनका ख्याल रखिए, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कीजिए, लड़ाई झगड़े से बचिए। ये रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, इन्हें खोने के एहसास से आपको बचना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, जाते जाते जमील सुखेरा, दुआ जमील को इजाजत दीजिए। कल मुलाकात करते हैं आपसे इंशाल्लाह एक नई सुबह के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।